हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि हमारे फिजिक्स वाला यानी कंपटीशन वाला के वरदान सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बट वेरी इजी वे उसको डील कर रहे हैं। तो आज के वरदान सीरीज में हम क्या लेके आए हैं, मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा वेटेज है इसका जेई मेन में, और बच्चे ये कम किए रहते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी सेगमेंट 11th में दिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसमें आपको यदि हम दिखाएं कि किस तरीके से पूरे कोनिक सेक्शन हम यहां पर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को ले रहे हैं। कहीं कहीं पर वैसे एनसीईआरटी में ही सर्किल को भी उसी का पार्ट लिया गया है, तो वो हम अलग से करते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्किल का कंसेप्ट यूज किया जा सकता है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखो बच्चों, यहां पर मोस्टली जो आए हैं क्वेश्चन बेसिक पैरामीटर से आए हैं। लेकिन यानी बेसिक पैरामीटर यानी फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेज, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये सब आपको आइडिया है। उसकी भी हम अलग से क्लास करेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी का पोर्शन है। दूसरा ये है जो पूरा का पूरा दिया हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल। और यदि आप जेई एडवांस की बात करो तो सबसे ज्यादा केवल और केवल टेंजेंट नॉर्मल ही आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टेंजेंट नॉर्मल इन कोनिक सेक्शन लाइक पैराबोला, इलिप्स और क्या होके बोला, तो हाइपर होके बोला यानी हाइपरबोला। ठीक है, नाउ तो इसमें आज हमारे वरदान वन में बेसिकली टेंजेंट है और उसी तरीके से आगे नॉर्मल है, और बहुत ही अच्छे अच्छे PYQs है जो कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने। नाउ वरदान वन में टेंजेंट, तो टेंजेंट बच्चों देखो नाम तो सुना ही होगा, 12th में भी किए हो टेंजेंट एंड नॉर्मल, 11th में भी है टेंजेंट एंड नॉर्मल इन कोनिक सेक्शन एज वेल एज इन सर्कल। तो टेंजेंट मतलब किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है, लेकिन अपना सिलेबस बहुत आसान होता है ना, यानी टचिंग, ये टेंजेंट का मतलब हम क्या ले लेते हैं, टचिंग द कर्व। ठीक है, टचिंग द कर्व एट ए पॉइंट, ये हो सकता है हमारे हायर सिलेबस में, जैसे और भी कर्व होते हैं, हो सकता है किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट पर कट कर देता है उसी कर्व को, लेकिन अपना सिलेबस बड़ा आसान है। देखो टेंजेंट टचिंग द कर्व एट ए पॉइंट ये है। तो सबसे आसान इसमें जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, यदि किसी भी कर्व में, चाहे वो सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, इवन इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, क्या करना है हमें, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि आपको देखना है तो हमें क्या करना होता है, ये जनरल रूल है, डेरिवेशन के बाद आया है, और हम याद रखने के लिए इसको बहुत ज्यादा मैंडेटरी कंडीशन बताते हैं। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या करना है, देखो ये तो डिग्री 2 है। अब टेंजेंट एक लाइन है, देखो लाइन है ना, लाइन टचिंग द कर्व। ठीक है, तो लाइन का मतलब लीनियर इक्वेशन, लाइन का मतलब लीनियर इक्वेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एट एक्स x1 है ना, यानी x1 y1। ठीक है, टेंजेंट एट x1 y1 हम बोल देते हैं। ठीक है, जब एट लिखा हुआ है, एट का मतलब समझ रहे हो बच्चों, एट का मतलब पॉइंट मस्ट लाई ऑन द कर्व। ठीक है, वाई स्क्वायर के जगह पर y1 लिख देंगे, x के जगह पर, देखो ये याद रखने के लिए हमें करना है, आता तो डेरिवेशन लिमिट वगैरह के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस x1 बाई 2, ये आ गया y मतलब y प्लस y1 बाय 2, और केवल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x इंटू वाई आएगा, तो x y1 प्लस y x1 बाय 2, ये देखो लीनियर फॉर्म हो गया। ये पूरा याद रखो, सारे टॉपिक में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका
क्लियर हो गया। बाकी कुछ भी होता है वो हम जनरल कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका याद रखना है, जैसे यदि मैं लिखूं, मान लिया जाए सर्किल का इक्वेशन एस ले लिए, ठीक है, एस सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। यदि ये सर्किल का इक्वेशन है तो टेंजेंट का इक्वेशन टी इज इक्विवेलेंट टू, टी का मतलब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि वो इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन। अब कोई ए स्क्वायर के जगह पर ए वन तो नहीं रख दे रहा है ना, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। मान लिया जाए यदि कर्व का नाम पैराबोला होता, क्या होता बच्चों, पैराबोला होता, स्टैंडर्ड वाला ही ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई वाई वन, देखो वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, टॉपिक देखना ही नहीं है, कोई भी टॉपिक हो हर जगह यही होता है, ठीक है, माइनस 4a है और x प्लस एक्स वन बाई टू, तो 2 से 2 कट गया, 2a बच गया है ना, तो ये टेंजेंट है, क्लियर है। उसी तरीके से ये वाला टेंजेंट था, क्लियर है। अब इसमें एक और अच्छा कलर लग रहा है, एलिप्स या हाइपरबोला लिख देते हैं, है ना, तो s इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस या माइनस, दोनों तो एलिप्स हाइपरबोला एक ही जैसा है। बेसिकली हम ना मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स यहां पर कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट हर जगह सेम होता है बच्चों, कितना आसान होता है ये, है ना। तो यहां से यदि हम देखें टी क्या आ जाएगा इसमें, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखो ये आपका कितना आसान इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया है सारे में। रिप्रेजेंटेशन आपको पक्का याद रखना है, बाकी आपके जनरल यानी स्लोप फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होते हैं, वो आपको ज़्यादा यूज होता है जेई एडवांस के लिए, वैसे स्लोप फॉर्म वाला भी आपको याद रख लेना है। एक इसके अलावा, एक तो ये होता है, दूसरा इसके अलावा यदि हम यहाँ बॉर्डर करें तो क्या याद रखना है, क्या करें, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में, है ना। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स है प्लस सी, है ना, यदि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन है, किसी कर्व का टेंजेंट है, तो होगा क्या, कोई लाइन टेंजेंट, अपना सिलेबस बहुत आसान, अपना सिलेबस बहुत आसान, सर्किल हो या पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, हर एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 2 के इक्वेशन आते हैं। तो जो लाइन दिया हुआ है, जो बोल रहा है कि देख भाई मैं टेंजेंट हूं, तो उस लाइन को उस कर्व में पुट कर लो, कर लोगे, y इन टर्म्स ऑफ x पुट कर लोगे, आपके x में कैसे इक्वेशन आएंगे, अच्छे इक्वेशन आएंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। सर बोल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, तो एकदम सही बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x में। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है इक्वल रूट्स में या एक भी रियल रूट नहीं हो सकता है। यदि ये लाइन कर्व को कट कर रहा होता तो दो रियल रूट्स होते, यानी d ग्रेटर देन 0, टच कर रहा है यानी d इक्वल टू 0 इसमें हो जाते, तो d इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट है बच्चों, ये क्या है आपका टेंजेंट है, तो यदि ये टेंजेंट है तो ये टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। तो इफ दिस इज ए टेंजेंट टू, यानी हमेशा क्या करना है आपको, लाइन को कर्व में पुट कर दो, कर्व सोचो ही मत पैराबोला है, हाइपर होके बोला है, इलिप्स है या सर्किल है, d 0 कर दो, अपने आप जो वेरिएबल यानी पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल मतलब x और y, उसके अलावा जो है उसमें कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है इज टेंजेंट टू, ठीक। अब यदि ये टेंजेंट है, किसका टेंजेंट है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कंडीशन, वैसे सर्किल के साथ खासियत क्या है, सिंपल, सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द गिवन लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, तभी तो लाइन टेंजेंट है।
तो वो भी कर सकते हो। ये जनरल मेथड है जो हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने का। ये तो आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी काम कर जाएगा। तो इसका टेंजेंट है तो ये क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। यदि ये इसका टेंजेंट होता तो क्या होता है बच्चों, c इज इक्वल टू ए बाई एम होता, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता। तो यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस तो माइनस, सारे टॉपिक खत्म। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। यानी एक लाइन है बच्चों, वो कर्व का टेंजेंट है, कर दो सोल्व, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस पर बेस्ड हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना ही कंसेप्ट काफी है आपको टेंजेंट नॉर्मल इन कोनिक सेक्शन करने के लिए। बाकी हर एक टॉपिक की अपनी कुछ प्रीपोजिशंस है, वो तो आपको जेई एडवांस के लिए याद रखना है। ठीक है। नाउ जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ऐसा टेंजेंट जो इस पर भी हो और इस पर भी हो। तो एट x1 y1 तो नहीं दिया हुआ है ना, तो देखो इसमें हम क्या कर लें, वाई स्क्वायर 8x है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि c इज इक्वल टू ए बाई एम रख लोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो एनी टेंजेंट, पहले यहाँ a देख लिया भाई, a क्या है 2 है, 4x होता है ना इसलिए। नाउ एनी टेंजेंट टू दिस इलिप्स क्या हो जाएगा, एनी टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यही ना होता है कंडीशन। नाउ यही हमें निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड। लेकिन अब बच्चा सोच रहा है सर m तो पता ही नहीं है। ठीक है भाई, कुछ और कंडीशन लगाएंगे। तो ये जो लाइन है ये तो इसका टेंजेंट हो गया। अब बोल रहा है कि देख भाई मैं जो हूं ना वो इस कर्व का भी टेंजेंट हूं। अब ये कर्व मुझको याद ही नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मुझको नहीं याद है, लेकिन है तो कोई कर्व। तो यही वाला लाइन दूसरे कर्व में पुट कर देंगे, y एलिमिनेट कर दिए, x में क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट 0, बस कंसेप्ट खत्म। तो एज इक्वेशन 1 इज टेंजेंट ऑफ, यानी टेंजेंट टू x इंटू वाई इज इक्वल टू -1 ना, -1 थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, इसका मतलब सोल्व कर देते हैं। यानी यहां x y के जगह पर mx प्लस ए बाई एम आएगा है बच्चों, इसी तरीके से आएगा, है ना। इसको सोल्व कर देना है और डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना है। तो यहां से आ गया mx स्क्वायर प्लस 2 बाई एम इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 ही करना है, 4ac उधर कर देते हैं, तो 4ac, तो m इज इक्वल टू वैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, लेकिन m रियल है ना। तो हम भाई इमेजिनरी स्लोप तो नहीं होता है, इमेजिनरी स्लोप नहीं होता है ना, क्योंकि स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, वो इमेजिनरी तो हो नहीं सकता। तो m1 आ गया, सो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अच्छा m के जगह पर तो 1 रख ही दिए, तो x प्लस 2 हो गया ना। ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत आसान है, जबकि ये IIT यानी एडवांस में आया हुआ है ये। और बच्चों यही क्वेश्चन ना जेई मेन में भी रिपीट हुआ है, यही एग्जैक्ट सेम डेटा, कोई चेंज ही नहीं किया है। बहुत आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में ये आता है। क्लियर है। चलो, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये है द फोकल कॉर्ड। अब देखो बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, दिस इज द टेंजेंट, ये है देन पॉसिबल वैल्यूज। अब जैसे कोई कॉर्ड होता है, जानते हो ना, कोई आदमी होता है पानी में डूब गया तो उसको डूबा हुआ आदमी भी तो बोल सकते हैं ना, या भीगा हुआ आदमी भी बोल सकते हैं। वैसे ही कोई कॉर्ड फोकस से पास कर गया तो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, y स्क्वायर 16x है,
तो इसका मतलब फोकस क्या हो गया, इसका फोकस आपको याद है ना, ये सब तो एनसीईआरटी में भी होता है, a,0 यदि y² इज इक्वल टू 4x है कि नहीं। तो फोकस आ गया a,0, ये तो 4 है ना, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड बहुत सारे होते हैं बच्चों, फोकल कॉर्ड ना बहुत सारे होते हैं जो फोकस से पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे लाइन होंगे ना, बस एक ही कंडीशन फिक्स है कि मैं इससे पास करूंगा बस, यानी 4,0 से। तो अब स्लोप नहीं पता है, तो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 हो गया। यही तो है जहां m स्लोप है, और स्लोप ही तो निकालना है बच्चों, इस कॉर्ड का स्लोप ही तो निकालना है ना, वेयर m इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, यही है ना। आसान आसान है कि नहीं भाई, ये भी जबकि आईआईटी में आया हुआ है आसान। अब देखो ये कॉर्ड आ गया, ये आ गया, अब इसको अच्छे से भी लिख सकते हो। नाउ एज इसको क्या लिख दिए, mx माइनस y माइनस 4m, अच्छे से लिखने का मतलब यही होता है, mx माइनस y माइनस 4m, यानी अच्छे से लिखने का मतलब कोई भी लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल x का टर्म देन y का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कुछ नहीं है तो नहीं है, ये हो गया। ये लाइन जो है बच्चों कह रहा है टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, क्या है, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो टेंजेंट में आपको पता है ना, टेंजेंट पता है ना, यदि कोई सर्कल होता है तो इसमें कोई लाइन है जो कि टेंजेंट है, तो लाइन के लिए क्या करोगे, यदि कोई लाइन है जो इसका टेंजेंट है, ये देखो, तो कंडीशन क्या होता है, कोई भी सर्कल एक लाइन टेंजेंट वगैरह दिया हुआ है, तो सर्किल के सेंटर जो कि 6,0 है ना, इसका सेंटर क्या है बच्चों 6,0, और रेडियस क्या है इसका, निकाल लोगे ना, निकाल क्या दिया हुआ है √2 है ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² होता है ना। तो सेंटर हो गया x1 y1 यानी 6,0, और रेडियस हो गया √2 का स्क्वायर यानी √2। ये सेंटर और रेडियस आ गया, दैट इज, अब हम क्या करेंगे, एज दिस इज टेंजेंट है ना, ये है टेंजेंट ऑफ या टेंजेंट टू सर्किल, तो सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दिया, तो दैट इज है ना, क्या हो जाएगा 6,0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद होगा ना आपको, x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 अपॉन √a² प्लस b², यही ना होता है, ये तो आपको याद है फॉर्मूला, एकदम सही, ठीक है। तो x के जगह पर 6, y के जगह पर 0, तो यहां हो गया 6m माइनस 0 माइनस 4m अपॉन m² प्लस 1 का रूट है ना, √a² प्लस b², फॉर्मलिटी के लिए मॉड लगा दिया, हाँ लगा दिया है ना, इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस है √2, तो यहां से आ गया आपका 6m माइनस 4m यानी 2m। तो अब इसको सोल्व कर दो, m ही निकालना है बच्चों, m निकालना है, ठीक है, अब बस सोल्व कर देना है, तो 2m का स्क्वायर यानी 4m², 2m का स्क्वायर 4m², और यहाँ 2 टाइम्स m² प्लस 1, 2 से 2 काट देते हैं, तो m² इज इक्वल टू 1 आ गया ना, हाँ बोल रहे हो, तो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आया ना, तो यही हमें बताना है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप, देखो ऑप्शन ए चिपक गया, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक टॉपिक का कोई लाइन दूसरे टॉपिक का टेंजेंट है, तो वही कंडीशन लगा देना है। यहां पर वो भी कर सकते थे लेकिन ज्यादा लेंदी होता कि y निकाल के इसमें रख देते और x में क्वाड्रेटिक बन जाता, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते, जैसा कि हमने बाकी टॉपिक के लिए बताया है। सर्किल में अलग खासियत है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल होता है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे चले, ओके चलो नेक्स्ट।
अब इसमें एक और टेंजेंट का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये आपको ना डायरेक्ट याद रखना है, बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो जैसे यदि हमने इसमें लिया, ये लिया है ना, और एक एलिप्स ले लेते हैं भाई, है ना। देखो एलिप्स इससे भी ले सकते थे फिगर से, लेकिन थोड़ा सा खराब लगता है उसमें, है ना। अब देखो इसमें एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम 4 हो गया ना, यही ना लैटिस रेक्टम होता है भाई। लैटिस रेक्टम 2 है तो उसके एंड पॉइंट्स तो 4 हो गए, तो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, इन सभी पर यदि हम इन सभी पर क्या करते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। देखो ये वाला है ना, उसी तरीके से ये वाला, और उसी तरीके से ये वाला, दो जबरदस्ती मिला दे रहे हैं भाई, है ना। तो ये जो आपका बन गया, ये जो आपका क्या बन गया, ये पता है क्या बनता है, ये बनता है रोम्बस। क्या बनता है, रोम्बस। वैसे यहां क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेकिन याद रखते हैं दिस फॉर्म रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है, ये याद रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस सो फॉर्म्ड, जो बनेगा उसका एरिया भी डायरेक्ट याद रखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एलिप्स का, लेकिन लेंथ वाइज यदि वही है तो वही ना होगा, एरिया तो नहीं बदलेगा। तो ये आ जाएगा 2a² अपॉन ई, ये होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट याद रखना है 2a² बाई ई। कहां पर से, जब एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पर टेंजेंट्स टेंजेंट्स टेंजेंट टेंजेंट, 4 टेंजेंट क्वाड्रिलेटरल रोम्बस इस केस में, तो ये एरिया याद रखना है। तो अब यहां से a कितना दिया हुआ है बच्चों, 9, अच्छा a² 9 है, b² है 5, तो यहां से e² निकाल लोगे ना, 1 माइनस b² बाई a², ये तो एनसीईआरटी वाला है। 1 माइनस 5/9 यानी 4/9, यानी e आ गया 2/3, है ना, e आ गया 2/3। अब इसमें पुट कर दो, सो एरिया क्या आ गया, एरिया में पुट कर दिया, आंसर आ गया, और क्या है ना। चलो ये ज्यादा लंबा लाइन लग रहा है, मिटा देते हैं पहले ही, 2 टाइम्स a² अपॉन ई 2/3। तो ये देखो सबसे आसान वाला 27 है ना, 27 आ गया ना, ये आंसर आ गया। सोचो डायरेक्ट, यही बच्चों क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और मुझे उम्मीद है जो बच्चे इसकी अच्छी सी तैयारी करते हैं, चाहे वो कहीं भी करें, इस तरह के क्वेश्चन वो जरूर किए होंगे। ये अलग बात है उनको याद रखने को बताया गया या नहीं बताया गया, या बताने के बाद वो नहीं याद किए, ये मैटर करता है, लेकिन किए तो जरूर होंगे बच्चों। तो इतना आसान क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आईआईटी 2003 के बाद जेईई मेन में अभी हाल फिलहाल में आया है 2016-17 में एग्जैक्ट। थोड़ा सा डेटा बदल देता है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है, डेटा 95 के जगह पर कोई दूसरा दे देता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 2a² अपॉन ई। क्लियर है। अब टेंजेंट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसी का जस्ट कोई भी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल। तो वो हम देख सकते हैं, तो नॉर्मल में सेम वही है, ठीक है, नॉर्मल यानी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अपने सिलेबस में जो हम बोल रहे हैं बच्चों, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नॉर्मल के लिए पता है हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नॉर्मल के लिए हम फिट ऑफ या फुट ऑफ नॉर्मल बोल देंगे, ठीक है, इसी पॉइंट को बोलते हैं। अब इसमें फॉर्मूले केवल याद रखना है बस। जैसे यदि s y² माइनस 4ax दिया हुआ है, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 याद रख लेना है। उसी तरीके से बाकी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट x1 y1 टेंजेंट तो आपको पता है, उसी का परपेंडिकुलर ले लेना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाले थे, y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1, स्लोप 2a बाई y1 था, यहाँ माइनस y1 बाई 2a हो जाएगा। तो इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई 2a और x माइनस x1, यही ना, ये आ गया इसका। यदि हम कलर बदल के इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा होता है बच्चों, ये है, यदि प्लस लिखे तो प्लस एलिप्स हो जाएगा और माइनस लिखेंगे तो हाइपरबोला हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप जैसे टेंजेंट वाला लिखे थे ना, उसी तरीके से उसका स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x अपॉन x1, ठीक, माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें सोचने वाली बात यह है कि बीच में जब प्लस लिए हैं तो यहां पर माइनस माइनस छाया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से यदि हम कलर बदल के यहां माइनस लिए हैं, यानी हाइपरबोला हो गया, तो यहां हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं प्लस। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तीनों टॉपिक में याद रख लेना है एट x1 y1। बाकी इसके अलावा स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म भी एडवांस के लिए ज्यादा यूज होता है बच्चों, क्लियर है। अब देखो आगे इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब इसमें ये जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, देखो इस एलिप्स, कोई एलिप्स है, उसकी इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1/2 दे रखा है, यानी E इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक। अब इसमें इफ वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स, देखो ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर 0 0 है, जरूरी नहीं है कि उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो, लेकिन क्या, लेकिन इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब फिक्स हो गया कि उसका मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है और माइनर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, यानी ऑल्सो। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चों, x इज इक्वल टू प्लस या माइनस a बाई ई, यही होता है ना इन बोथ द केसेज, होता है, चाहे एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, हाइपरबोला इज द रिवीजन ऑफ एलिप्स, ऐसे भी सोच के हम उसको स्टडी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, होता नहीं है। इन जनरल हम वही सोचते हैं जो कभी कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ऑल्सो यहां क्या दे रखा है, a बाई ई इज इक्वल टू 4, तो e तो दे रखा है, यानी यहां से a कितना आ गया 4e, यानी 2 आ गया, a आ गया 2, a आ गया, e आया हुआ है, सो b आ गया, सो b स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, b स्क्वायर आ गया या b आ गया, जो भी है, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3, आया ना, 3 आया। तो ये आ गया b स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। वैसे तो हमें इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला अभी बताए थे ना, वही। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किधर गया, ये रहा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर है, इज इक्वल टू 1 है। ये 3 थोड़ा सा स्टाइलिश ज्यादा हो गया है ना, पता चला कोई 8 न बोल दे। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमें इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है बच्चों, नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में किया था। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 दे रखा है ना 1,3/2 है ना। लो जेई मेन भी छिप गया, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, आसान इसीलिए है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस इज, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर यानी 4x अपॉन x1,
फॉर्मूला याद है कि नहीं? अच्छा चलो पिछले पेज से ऐसा तो नहीं पेज बदल गया, मेमोरी बदल गया, ऐसा तो नहीं होता है ना? अभी 2 मिनट पहले, चलो झूठ बोल रहे थे, 3 मिनट पहले किए थे। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आसान है, गाने जैसा याद कर लो, है कि नहीं? देखो ये सब में गाने गाओगे ना तो अप्रैल मई में एग्जाम अच्छा जाएगा। 3 घंटे काटना बड़ा मुश्किल होता है, यदि सारे आ रहे हैं तो अपने आप अच्छा कट जाता है टाइम, है ना? 4x अपॉन, देखो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कहाँ गया? हाँ 3 वाई अपॉन वाई वन यानी 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, मैं भी जो हूँ ना 3, ठीक? तो यहां से क्या आ गया? 4x माइनस, ये x स्टाइलिश क्यों हो जाता है भाई? अब क्या आ गया? ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो कितना आसान है। देखो कोई ऑप्शन मर्ज किया क्या? किया। ये देखो कितना आसान नॉर्मल का, मतलब आपको ना केवल और केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। ये बार बार वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं चिल्ला रहा हूं, है ना? होता है ना, ज्यादा से ज्यादा अंदर पेनिट्रेशन हो, उसके लिए पुराने जमाने में एकता कपूर के सीरियल बहुत ज्यादा अच्छे काम करते थे। क्या नहीं, अलग अलग स्टाइल में लोग अलग अलग लोग बोलते थे, कैमरा। तो इस वजह से ये जो आपको फॉर्मूले हैं ये याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। केवल फॉर्मूले याद करने से यदि किसी पर्टिकुलर 3 टॉपिक कर रहे हैं एक साथ, 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। यदि 3 क्वेश्चन हो जाते हैं जेई मेन में, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा स्कोर है इतने कम ड्यूरेशन के लिए बच्चों, ठीक है? अब एक क्वेश्चन में होम असाइनमेंट छोड़े जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें क्या है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑन द पैराबोला। लो पैराबोला तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है? पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना, सेटिस्फाई करते हुए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, ठीक है? ये विच इंटरसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला ए एंड बी। टेंजेंट लिख लेंगे इस पैराबोला में ए पर, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। फिर नॉर्मल लिख लेंगे इस पर, जो बी पर कट करेगा। यानी हमें पी पता है, ए पता है, बी पता है, ठीक? और पॉइंट्स पी ए बी से पास होते हुए सर्किल ड्रॉ करना है। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि पी ए और पी बी ये जो है टेंजेंट नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है, यानी ए बी डायमीटर हो गया। तो एंगल ऑफ सी पी बी निकाल लेना है बच्चों, ठीक है? देखो इसमें यदि हम बात करें, ये आ गया आपका ये हम केवल हिंट बता दे रहे हैं, ठीक है? हिंट बताने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है? ये अब हम इसमें ले लेते हैं, ये देखो क्या बोला बच्चों? पैराबोला, है ना? ये है पैराबोला। इसमें किसी पॉइंट P पर, यानी 16,16 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये है 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका पॉइंट A, ये आ गया आपका पॉइंट B। ए बी डायमीटर लेना है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी ये हो गया C। डायमीटर की भी जरूरत नहीं है, C का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी A और B का मिडिल पॉइंट, क्योंकि PA और PB परपेंडिकुलर है और सर्किल पास कर रहा है, तो ये डायमीटर ही होगा, है ना? तो C। अब देखो इसको सोल्व कर दे या कर लोगे? मुझे लगता है कर लेते हैं, है ना? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर, ये मिट गया है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। तो टेंजेंट एट 16,16, टेंजेंट एट P, ठीक? यानी 16,16, टेंजेंट का इक्वेशन तो याद है ना, y1 y इंटू y1, और ये 8x प्लस x1, 2 से 2 कट गया, यानी अच्छा 2 तो बचा था, 8 से 8 कट गया ना। अब देखो बच्चों, कोई लाइन x एक्सिस को जहां पर मिलता है, कहां पर मिलता है? जहां y 0 होता है, तो y 0 रख लिए, तो x आ गया -16 आया।
सही बोल रहे हो ना, ठीक है। ये आ गया -16,0। समझ में आ रहा है ना, 16,16 है। चलो यही मैं एक बार फिर से दोबारा देख ले रहा हूं। अब देखो नाउ नॉर्मल एट पी, ये भी आपको पता है इक्वेशन, नॉर्मल एट पी यानी 16,16 है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिए हैं, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y-y1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -y1/2a। देखो 4a है 16, तो 2a हो गया 8, x माइनस x1 हुआ ना, तो यहां से ये आ गया। अब देखो इसमें क्या करें भाई, क्या करें, लाइन तो ड्रॉ कर ही देते हैं पहले। अब देखो इसमें यदि हम y0 रखें, क्योंकि ये भी उसी का पॉइंट है, तो y0 रखने से 8 प्लस में हो गया और प्लस 16, यानी ये आ गया 24,0, 24,0 आ गया है ना, यानी b आ गया 24,0 आया ना भाई, a आ गया था और b आ गया है ना। तो y0 रखे तो यहां x इज इक्वल टू -16 आ गया, और यहां 0 रखे तो यहां 2y आ रहा है, यहां -2x आ ही रहा है, दो परपेंडिकुलर तो होंगे ही। अब b आ गया। अब c का कोऑर्डिनेट 24 - 16 8/2, यानी c आ गया 4,0। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है, एंगल CPB निकालना है। देखो अब फिर कलर बदलना पड़ेगा, CPB ये वाला एंगल बताना है बच्चों, क्या होगा, ये है थीटा ले लेते हैं, है ना। तो इस लाइन का PB तो नॉर्मल है, इसका स्लोप तो आ चुका है -2 है ना, इसका स्लोप है -2 और इसका स्लोप अब आ जाएगा 16,16 है ना, तो ये है 16,16, तो स्लोप 16/12 यानी 4/3, 16/12 यानी 4/3 है इसका स्लोप। तो tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, याद है ना, चलो मैंने ही पूरा बता दिया है ना, ये मैंने ही पूरा बता दिया। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एक है 4/3 यानी m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2, यही ना, और इसका मॉड ले लेंगे tan m1 माइनस m2 ये है ना। तो यहां से क्या आ गया देखो, तो कितना आ जाएगा, सीधे बता सकते हो ना, 4 प्लस यानी ये 10 आ गया, हाँ 4 + 6 सही लग रहा है ना, ठीक है। तो ये आ गया 10/3 और ये 3 यानी 5 यानी 2 आ गया। बड़ा टफ था, टफ नहीं था, लेंदी था, है ना, 2 आ गया आंसर। उम्मीद है हमने कुछ कुछ डायरेक्ट किए हैं आपको, लेकिन प्रोसीजर सारे बताए हैं। तो इस तरीके से आपके टेंजेंट, देखो ये बहुत अलग टाइप का, लेकिन बच्चों हम इसको टफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये जेई मेन 2018 में आया हुआ है। अब जेई मेन के क्वेश्चन यदि टफ हो जाएंगे तो एडवांस तो आदमी अपीयर ही नहीं होना शुरू कर देगा। इस वजह से हमें ये माइंड में मान के चलना है, जेई मेन के क्वेश्चन आसान होते हैं रिलेटिवली। तो उसमें भी कितने सारे प्रोसेस हमसे करवा लिया इसने। पहले टेंजेंट निकाले, इसमें y0 रखा, कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A आ गया, नॉर्मल लिखा, इसमें y0 रखा, कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल B आ गया, A और B आ गया, C मिडिल पॉइंट हो गया क्योंकि डायमीटर AB है। अब यहां से स्लोप ऑफ CP, स्लोप ऑफ PB निकाल के एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला लगा लिया, वो भी आपको याद है ना, एंगल बिटवीन देम tan थीटा लिख देता हूं यहां, है ना, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मॉड, यही ना होता है। तो ये आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, आज और आज में केवल और केवल टेंजेंट और नॉर्मल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस विथ PYQs विथ गुड कंसेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने कर दिया बच्चों। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर से जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छे लेक्चर के साथ, जिससे आपका बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स इन मैथमेटिक्स होगा, 100% होगा, केवल आप फॉलो करते रहें।
ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।